नमस्कार। आज 5 सितंबर है, विश्व रीढ़ की हड्डी चोट दिवस या फिर वर्ल्ड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डे के उपलक्ष्य में मैं डॉक्टर रोहित रमेश कायकर, सहायक प्राध्यापक एम्स नागपुर से सभी दर्शकों का आज के प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण विषय जो बेड सोर या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मरीजों के लेटने की वजह से होने वाले घाव के विषय में हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर सुमित मोरे सर जी, जो अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वसन संस्थान मुंबई में पिछले कई वर्षों से प्रोफेसर और पुनर्वास विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हैं। तो सर, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के प्रोग्राम में। मैं पूछना चाहूंगा, सबसे पहले आप अपने बारे में संक्षिप्त रूप में बताएं और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के मरीजों के लिए आप किस तरीके से कार्य करते हैं उसके बारे में हमें जानकारी दें। हाँ बिल्कुल, मेरा नाम डॉक्टर सुमेध मोरे है और मैं एक पुनर्वास विशेषज्ञ हूँ। मैं उन मरीजों के साथ काम करता हूँ जिन्होंने स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जिनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की चोट लगी हुई है। मेरा उद्देश्य ये होता है कि उन्हें फिर से सक्रिय जीवन में करना और साथ ही उन जटिलताओं को भी देखना या बचना जो इन पेशेंट्स में होती है, जैसे कि प्रेशर सोर या प्रेशर अल्सर। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मरीजों के लिए ये बेड सोर के बारे में जानकारी रखना इतना, या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मरीजों के लिए बेड सोर की रोकथाम करना जरूरी क्यों है? अगर इसका टाइम से इलाज नहीं होता है तो फिर क्या दिक्कतें आती हैं उसके बारे में बताएं। क्योंकि ऐसे मरीज चलने की क्षमता बहुत ही कम हो जाती है और कई बार वो शरीर के कुछ हिस्सों को महसूस भी नहीं कर पाते। लगातार एक ही स्थिति में रहने के वजह से शरीर में कुछ हिस्से बहुत दबाव पड़ता है, जिससे कि बेडसोर बन सकते हैं और ये अगर समय पर हम नहीं रोक पाए तो गंभीर संक्रमण हो सकता है। जी सर। सर, किन किन कारणों से बेड सोर होने का खतरा बढ़ जाता है और शरीर के ऐसे कौन से अंग हैं जिनमें लेटने की वजह से मरीजों को बेड सोर बनते हैं? सबसे बड़ा कारण है कि शरीर को लंबे समय तक एक ही स्थिति में बने रहना। इसके अलावा सही पोषण न मिलना, शरीर में नमी जैसे कि पसीना या पेशाब, और डायबिटीज या खराब ब्लड सर्कुलेशन जैसी बीमारियों का भी रिस्क होता है। तो इस चीजों से वो इनका इन चीजों में वो रिस्क बढ़ जाता है। जी सर। मरीज और उनके परिजन किस तरीके से बेड सोर से अपना बचाव कर सकते हैं या बेड सोर होने से रोक सकते हैं? सबसे जरूरी है कि समय समय पर शरीर की पोजीशन बदलते रहना चाहिए, स्किन को साफ रखना चाहिए और सूखा रखना चाहिए, और सही गद्दों का या कुशन का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि दबाव कम हो और प्रेशर अल्सर की चांसेस कम हो जाए। साथ ही साथ यदि पौष्टिक अन्न या खाना मिले तो प्रेशर अल्सर की चांसेस बहुत ही कम। जी सर। वैसे एक मरीज जो है, जो लेटा हुआ है या जो व्हीलचेयर में अपना समय बिताता है, उनको कितने समय के बाद अपना पोजीशन जो है उसे बदलना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति बिस्तर पर है, मतलब वो बिस्तर से अपने आप हिल नहीं सकता है, तो हर 2 घंटे में उसकी पोजीशन बदलना जरूरी है। और व्हीलचेयर पर अगर कोई मरीज है, जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाला अगर पेशेंट व्हीलचेयर पर बैठा हुआ है, तो हर 15 से 30 सेकंड में उसको अपना हर वजन शिफ्ट करना जरूरी है, जिससे कि वो एक जगह पे प्रेशर ना आए। जी। सर, न्यूट्रिशन या फिर पोषण का इसमें क्या मूल्य है? जैसे बीमारी की रोकथाम और बेडसोर हो जाने के बाद बेडसोर जल्दी जल्दी ठीक हो, इसके लिए पोषण का महत्व क्या है? स्किन को हेल्दी रखने के लिए और जख्म ठीक होने के लिए प्रोटीन और विटामिन जैसे विटामिन ए, सी और जिंक जैसे मिनरल्स बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही पानी पीते रहना चाहिए, और पानी पीने से स्किन बहुत ही मुलायम और लचीली रहती है। ये सारी चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए पोषण के अ, बारे में। जी। सर, जैसे काफी मरीजों को ये सवाल होता है कि किस तरीके का
गद्दा सोने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, या जब व्हीलचेयर में बैठेंगे तो किस तरीके का कुशन होना चाहिए व्हीलचेयर में, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें सर। मतलब गद्दे या फिर उन्हें हम फोम कहते हैं या एयर या जेल वाले जो स्पेशल गद्दे होते हैं उनसे दबाव कम होता है। मतलब जहाँ पे हमें शरीर के जिस समय प्रेशर अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा है, अगर वहाँ पे अगर हम फोम यूज़ करते हैं तो दबाव कम होता है। तो व्हीलचेयर यूज़ करने वालों के लिए जो प्रेशर पॉइंट से बचाते हैं। जी सर। ये बेडसोर जब बनता है किसी मरीज में तो इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, और इसे कैसे पहचाना जा सकता है? अगर स्किन लाल हो जाती है, जो दबाने पर भी लाल का जो निशान है वो मिटता नहीं है, या गायब नहीं होता है, या शरीर में सूजन आ जाती है, या वो शरीर का वो हिस्सा गर्म हो जाता है, या उस हिस्से में बहुत ज्यादा अतिरिक्त दर्द हो जाता है, तो हमें यह ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पे प्रेशर अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो छाले या जख्म हो जाने पर आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है। जी सर। जो मरीज है और उनके परिजन त्वचा का ध्यान रखने के लिए और बेडसोर नहीं बने उस जगह में, इसके लिए क्या कर सकते हैं? क्या कोई मलहम लगा सकते हैं उसके ऊपर? किस तरीके से त्वचा का ध्यान रखा जा सकता है? रोज स्किन की जांच करें। खासकर शरीर के उन हिस्सों की जांच करनी चाहिए जहां पर दबाव बहुत ही ज्यादा होता है। स्किन में कोई अगर बदलाव दिखे तो उसे नोट करें और जरूरत पड़े तो डॉक्टर की सलाह ले। जी सर। अगर किसी मरीज का बेडसोर बन जाता है, जख्म हो जाता है, तो सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए? अगर बेडसर हो जाता है तो उसे साफ रखें, उस हिस्से पर दबाव न डालें, और उपयुक्त ड्रेसिंग करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। जल्दी इलाज करने से बीमारी गंभीर होने से पहले ही रोकी जा सकती है। जी सर। क्या सारे बेडसोर एक जैसे होते हैं, या इनमें कुछ वर्गीकरण होता है, कुछ स्टेजेस होती हैं? आमतौर पर जो क्लासिफिकेशन होता है या स्टेजेस होता है उसमें चार प्रकार के बेड सोर्स होते हैं। स्टेज वन में स्किन लाल होती है लेकिन टूटती नहीं है। स्टेज टू में स्किन फटने या छाले होने लगते हैं। स्टेज थ्री और फोर में जख्म गहरी हो जाती है तथा मसल्स और हड्डियों तक पहुंच जाती है। इलाज की जरूरत भी पड़ सकती है। जी। सर, रिहैबिलिटेशन या पुनर्वास विशेषज्ञ बेड सोर के इलाज में कैसे मदद कर सकते हैं, या रिहैबिलिटेशन या पुनर्वसन से बेड सोर के ठीक होने में मदद कैसे मिलती है? जैसे थेरेपी ऐसे मरीज को की मसल्स को मजबूती मिलती है, मूवमेंट बढ़ता है, और उन्हें सही पोजीशनिंग, स्किन केयर और उपकरणों का इस्तेमाल के बारे में सिखाया जाता है, जिससे कि भविष्य में बेडसोर से बचाव किया जा सकता है। ये रिहैबिलिटेशन थेरेपी का फायदा होता है। जी। अ, सर, जैसे कि बेडसोर के ड्रेसिंग कराने के लिए या जख्म का साफ करके किस तरीके से उसका इलाज किया जा सकता है? कौन सी दवाइयाँ इसमें कारगर होती हैं, या जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है? अ, सबसे ये जो है उसका ग्रेडिंग पर डिपेंड करता है। अगर ग्रेड वन का अगर प्रेशर अल्सर हो तो हमें एक दवा की जरूरत कम। उसे प्रेशर अल्सर का मैं जो उसको दबाव पड़ता है उसको ही कम करने से मैनेज किया सकता है। यदि ग्रेड थ्री या ग्रेड फोर या होता है तो उसे तुरंत डॉक्टर से मिलके उचित इलाज करना जरूरी होता है। जी। सर, अगर किसी मरीज का जो बेड सोर है वो काफी सालों से है और ठीक नहीं हो पा रहा, तो पुनर्वास विशेषज्ञ उसमें किस तरीके से इलाज कर सकते हैं? जैसे कि ऑपरेशन से जख्म को बंद कर सकते हैं, या स्किन ग्राफ्टिंग, दूसरी जगह से त्वचा निकलकर जख्म वाली जगह को बंद कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं संक्षिप्त रूप में। यदि बहुत सालों से अगर बेड सोर है तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट का सही ढंग से अल्सर का इलाज नहीं हो पा रहा है। पेशेंट को उसके बारे में जानकारी देनी बहुत ही ज़रूरी है। हमें पेशेंट को बताना है कि जिस जहाँ पर प्रेशर अल्सर हो चुका है वहाँ पर अतिरिक्त दबाव ना पड़े, और जी। उस हिस्से को दबाव से बचाना चाहिए।
और जो जख्म हो चुका है उसकी नियमित ड्रेसिंग करनी चाहिए। ड्रेसिंग के लिए अगर वो जख्म में कोई इन्फेक्शन नहीं है तो नॉर्मल सलाइन से भी ड्रेसिंग की जा सकती है। और अगर उधर उसमें कोई जगह इन्फेक्शन है तो हमें उसका कल्चर स्वैब भेज के उसके ऊपर कौन सी एंटीबायोटिक कारगर होगी उस हिसाब से हमें वो एंटीबायोटिक शुरू करनी पड़ेगी। और वो जख्म साफ होने तक, मतलब इन्फेक्शन कम होने के लिए होने तक हमें देखना पड़ेगा। यदि अगर जख्म बहुत ही गहरी है तो हमें उसके लिए जांच करनी पड़ेगी, जैसे एक्सरे है या जो अल्सर का जो हमें जो ट्रैक होता है या जो कितना गहरा है वो हमें देखना पड़ेगा। और यदि उसकी जैसे अगर बहुत ही गहरा है तो एक्सरे, और अगर चौड़ा है तो हमें उसका मैपिंग करनी है। और हमें जैसे ड्रेसिंग करते हैं तो किस प्रकार से जख्म जैसे सिकुड़ता जा रहा है वो हमें उसका एक वी कैन से डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं हम उससे, कि हमें मालूम पड़ेगा कि जख्म जो है वो बढ़ती जा रही है और हमें इलाज से फायदा मिल रहा है। और यदि जख्म बहुत ही बड़ी है तो स्किन ग्राफ्टिंग का भी सहारा का भी उपाय हम ले सकते हैं, जिससे कि शरीर के जो दूसरे हिस्से की जो चमड़ी है उसको निकाल कर हमें जहाँ पर अल्सर है वहां पर लगा के जो घाव है वो जल्दी भर सकता है। यदि हमारे पास उसका ऑप्शन नहीं है, जैसे कि कहीं और से अगर हम चमड़ी शरीर की जो स्किन है वो नहीं ले सकते, तो इलाज होता है जिसको बोलते हैं फ्लैप सर्जरीज। तो फ्लैप सर्जरी करके भी हम जो अल्सर है उसे बंद करने में मदद मिल सकती है फ्लैप सर्जरी से। तो अगर फ्लैप सर्जरीज जैसे कि पीठ पर है, निचले वाले हिस्से में है, या हमारे कूल्हे के जोड़ों में साइड में है, तो उस हिसाब से हमें सर्जरीज प्लान करनी पड़ती है। और हमें उससे सर्जरी से भी फायदा मिलता है। सर, बेड सोर के बारे में काफी सारे जो मरीज हैं और उनके परिजन हैं, उनको काफी सारी गलत फहमियां होती हैं। तो उनको दूर करने के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, लोग सोचते हैं कि बेड सोर सिर्फ बुजुर्गों में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो ज्यादा समय तक न हिल सके या फिर स्किन का अनुभव ना कर सके, उनको ये रिस्क होता है। तो अलग अलग प्रकार के लोगों में बेड सोर होने के चांसेस होते हैं। जी सर। अ, अगर कोई मरीज इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है कि जैसे बेड सोर का इलाज कैसे ढंग से हो पाए, तो वो ये जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? अ, जैसे रिहैब सेंटर होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सेंटर है, ये सब संस्थाएं हमें इस बारे में जानकारी देती रहती है। या फिर हम सरकारी वेबसाइट पर जाके हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सब ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप होते हैं जिससे हमें मदद मिल सकती है। जी। सर, आज विश्व रीढ़ की हड्डी चोट दिवस, या फिर हम कहें वो वर्ल्ड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डे के उपलक्ष्य में आप मरीज और उनके परिजनों को किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे? हाँ, ध्यान रखिए, समय पर बचाव और इलाज से जिंदगी में बहुत ही फर्क आता है। जानकारी रखिए, स्किन का ख्याल रखिए, और मदद मांगने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाइए। आप अकेले नहीं है, हम सब आपके साथ है। जो रिहैब प्रोफेशनल है सब आपके साथ है। जी सर। सर, आपके मौल्यवान समय के लिए और आपने जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज साझा की है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद।